हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बरजवन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का क्लास टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले साथियों अपन ने 6 टेस्ट पूरे कर लिए थे और हर क्लास की अब आपको 2 क्लासें मिलती है, यानी हर पेपर की 2 क्लासें मिल रही है 50-50 क्वेश्चनों की। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी टेस्ट है साथियों कलाम के, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो आप निश्चित होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप पिछले टेस्ट भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सभी साथी जो हैं क्लास को लाइक करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आप क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें साथियों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथियों, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, तो कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। तो सितंबर जो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 हैं ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिएगा, पहला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना में लाला लाजपत राय ने सहयोग दिया था। तो बिल्कुल पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है कि इन्होंने 1921 में लाहौर में लोक सेवक संस्था की स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। तो ये कथन भी सही है। यानी लाला लाजपत राय के बारे में जो 3 यहाँ पर कथन दिए थे, तीनों के तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक तरफ पुस्तकें दी हुई है और एक तरफ है लेखक। ठीक है, सुमेलित इनको करना है। पहली पुस्तक है द ओरियन। द ओरियन पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, 1 में 2। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक है साथियों लाला लाजपत राय की। ठीक है, हिंदू रिव्यू, तो ये विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है। और हिंदुत्व वीडी सावरकर। हिंदुत्व वीडी सावरकर। ठीक है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। ठीक है, ए के अंदर 2 हैं, बी के अंदर 4 हैं, फिर 1 है और फिर 3 है, यानी 2 4 1 3। देखेंगे 2 4 1 3 है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखो, निम्नलिखित में से किस नेता ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, तो ये 1884 में की थी। कब की थी? 1884 में पुणे के अंदर की थी। कहाँ पर की थी? पुणे के अंदर। और की थी किसने? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे के अंदर की थी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत हैं भारतीयों के लिए शीर्षक आधारित समाचार पत्र का प्रकाशन किस प्रमुख व्यक्तित्व के द्वारा किया गया था। साथियों, इसका उत्तर अपन देखेंगे। देखिए, पहला इसमें CR दास हैं, अरविंद घोष हैं और विपिन चंद्र पाल हैं। यानी CR दास, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही से संबंधित हैं। तो 1 और 2 और 3 इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, BD सावरकर के द्वारा अभिनय भारत नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी। देखिए, अभिनय भारत, अभिनव है। ठीक है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कब की थी? BD सावरकर के द्वारा।
तो ये 1906 के अंदर की थी। कब की थी? 1906 में। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित रचना के संबंध में असंगत कथन है। बात हो रही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। तो पहला कथन है कि राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र की प्रथम प्रकाशित रचना है, ठीक है। राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र की कौन सी रचना है? प्रथम प्रकाशित रचना है। तो यानी पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये पहला कथन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। असंगत पूछा है। दूसरा है दुर्गेश नंदिनी बांग्ला भाषा की पहली रचना है, दुर्गेश नंदिनी, तो ये भी सही है। तीसरी है कपाल कुंडला अंग्रेजी भाषा का पहला उपन्यास है। साथियों यही यहाँ पर गलत है, ठीक है। कपाल कुंडला ये पहला उपन्यास है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है साथियों, ये है जो बंगाली भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा। तो बंगाली भाषा का पहला उपन्यास था कौन सा? कपाल कुंडला। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, असंगत पूछा है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी देख लो, आनंद मठ 1882 में प्रकाशित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था कौन सा? आनंद मठ, तो ये सही है। कपाल कुंडला कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा का पहला उपन्यास है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? साथ ही इसमें आ जाएगा बम्बई। कहाँ पर? बम्बई के अंदर। प्रश्न नंबर 9 है पनोरमिक न्यूज ऑफ एशियन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए, पनोरमिक न्यूज ऑफ एशियन रिवॉल्यूशन पुस्तक की रचना किसने की थी? इसमें आ जाएगा रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से चंद्रशेखर आजाद के संबंध में सत्य कथन। चंद्रशेखर आजाद के संबंध में सत्य कथन बताना है। पहला देखिए, चंद्रशेखर आजाद को क्वीप सिल्वर पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीप सिल्वर भी कहते हैं। दूसरा है कि चंद्रशेखर आजाद व उनके अन्य साथियों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, यानी चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा है कि 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां आदि ने मिलकर काकोरी घटना को अंजाम दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे? 4। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैंडर्स हत्याकांड में सम्मिलित सदस्य नहीं था। देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस और सुखदेव थापर। कौन है? तो इसमें रास बिहारी बोस ये नहीं था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद भी था, भगत सिंह भी था और सुखदेव थापर भी था। कौन नहीं था? रास बिहारी बोस। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का पहला नेता माना जाता है। आधुनिक भारत का पहला नेता किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है कि राय, यानी जो राजा राम मोहन राय है, ठीक है, राय को भारत में राष्ट्रीयता का पैगंबर माना जाता है। तो ये भी क्या है? सही है। तीसरा, इन्होंने बाइबल के आधार पर प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। आगे देखो 13 नंबर प्रश्न है, वही पूछा, राजा राम मोहन राय की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में असंगत कूट का चयन कीजिए। देखो,
पहला है कि राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथेस्टिक नामक पुस्तक की रचना की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा ये राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में उपनिषदों का अनुवाद गौड़ीय व्याकरण में किया था, तो ये यहाँ पर इसमें गलत है। ठीक है। और राजा राम मोहन ने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, ये सही है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा निकल मैग्नीज का प्रकाशन 2 भाषाओं में किया था, ये भी सही है। यानी असंगत इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 14 है, पाखंड खंडनी पताका स्वामी दयानंद ने कहाँ फहराई थी? पाखंड खंडनी पताका ये कहाँ पर पहनाई थी? हरिद्वार में। ठीक है। कहाँ पर पहनाई थी? हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 15 नंबर है, निम्नलिखित में से स्वामी दयानंद के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन, तो पहला है कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को माना था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का आधार क्या माना था? कर्म। दूसरा कि दयानंद ने महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार माना था। देखिए ये जो दूसरा है ये सही है कि दयानंद ने महिलाओं व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार माना था। तीसरा, इन्होंने अन्य धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो इसमें ये गलत है। ठीक है। 15 के अंदर 1 और 2 ही सत्य माना गया है, 1 व 2। ठीक है, आंशिक के अनुसार। वैसे आप इसको देख लीजिएगा वापस, एक जो ये तीसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने अन्य धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये सही है या गलत आप एक बार इसको चेक करना। ठीक है। इसमें मेरे को डाउट है थोड़ा सा, ये सही भी हो सकता है, लेकिन आंसर की में 1 तो और 2 को ही माना गया है। तो आंसर की के अनुसार इसमें ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित रचना नहीं है। देखिए गोकरुणा निधि ये दयानंद सरस्वती की रचना है। व्यवहार भानु भी है। ठीक है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका भी है। हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो है किसकी? विनायक दामोदर सावरकर की, यानी वीर सावरकर कर सकते हैं या पीडी सावरकर कर सकते हैं। तो किसकी पुस्तक है ये? विनायक दामोदर सावरकर की। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? देखिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी और 1817 में की थी। 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखो स्वामी विवेकानंद द्वारा भाग लिए गए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है विवेकानंद खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से अमेरिका पहुंचे थे, तो पहला सही है। दूसरा है कि विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 11 सितंबर 1893 को किया गया था, ये भी सही है। वैलेंटाइन शिरोल ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय अशांति का जनक कहा था, गलत है। ठीक है। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को ये कहा था। किसको? भारतीय अशांति का जो जनक कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक को कहा था। बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। और किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। तो इसमें आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। 3 नंबर इसमें जो पहला और दूसरा सही है। ठीक है। सत्य कथन पूछा ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क। 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही प्रेरणा है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? साथियों ये कथन था महात्मा गांधी का। ठीक है। महात्मा गांधी।
21 नंबर क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा क्या है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा क्या है ये? साथियों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा विदेश में दिए गए विविध भाषणों पर आधारित पुस्तक, इसका नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा विदेश में दिए गए विविध भाषणों पर आधारित पुस्तक है ये। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है? संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है? साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसकी शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची में है। संसद के सदस्य, इनका भी तीसरी में है। विधानमंडल के सदस्य, इनका भी है। राज्यपाल का, जो राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है, इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। ठीक है। देखो, तीसरी जो अनुसूची है, इसमें जो सांसद है यानी जो MP, सांसदों की शपथ का उल्लेख है। विधायकों की शपथ का उल्लेख है यानी MLA है। संघ के मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है। राज्य के मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख है। मुख्यमंत्री की शपथ का भी उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उसकी शपथ का उल्लेख भी यहाँ पर है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उसकी शपथ का उल्लेख भी है। नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है, उसकी शपथ का उल्लेख भी इसी में है। ठीक है। किसका नहीं है? राज्यपाल का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी? साथियों, बात हो रही है 8वीं अनुसूची की। ठीक है। देखो, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। ठीक है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है। जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में वैसे मूल भाषाएं थी 14। ठीक है। इसके अंदर मलयालम थी, तेलुगु थी, तमिल थी, उड़िया थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी। ये 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे साथियों, 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन हुआ था। कितनी बार? 3 बार। जिसके अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर, जिसमें कौन सी भाषा जोड़ी थी साथियों? सिंधी भाषा। जो सिंधी भाषा है, ये सिंधी भाषा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। सिंधी भाषा जोड़ी थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। पहले कितनी थी? 14 थी, 15 हो गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, जिसमें कोंकणी थी, मणिपुरी थी व नेपाली। ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली, यानी 3 भाषा और जोड़ दी 71वां संविधान संशोधन 1992। 15 पहले थी, फिर कितनी हो गई? इन 14 पहले थी, एक 21वां में जोड़ दी, 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 3 और जोड़ दी, तो कितनी हो गई? 18। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003। ठीक है। ये 2003। इसमें साथियों कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें जोड़ी थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषा जोड़ी थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? मूल रूप से 22 भाषाएं। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जोड़ी थी 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था साथियों। ठीक है। इसमें ये 4 भाषाएं जोड़ी थी। और 8वीं अनुसूची में कितनी बार संशोधन हुआ था? 3 बार। पहला हुआ था 21वें संविधान संशोधन 1967, जिसमें हिंदी भाषा जोड़ी थी। फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 3 भाषा जोड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा से में जोड़ी थी। ठीक है। और अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, इसका संबंध अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344(1), ठीक है, और 351 से भी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है भाग नंबर 9। कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 के अंदर है पंचायती राज का उल्लेख। ठीक है। चलिए पच्चीस नंबर क्वेश्चन है साथियों।
देखो, एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ है स्रोत। एक तरफ क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है। पहला कि संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन, पहला सही है। दूसरा कि राज्यपाल की नियुक्ति, इसका प्रावधान लिया गया है कनाडा से, ये भी सही है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये अमेरिका गलत है, ठीक है। प्रस्तावना की जो भाषा है इसमें जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आयरलैंड, बाकी सभी सही है, तीन को छोड़ करके। प्रस्तावना की भाषा ये स्रोत कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये बात भी सही है। 86वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, साथियों गलत है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था, 2002 में, ठीक है, 2002। तो ये 2006 यहाँ पर गलत है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो पहला हो और दूसरा यहाँ पर क्या सही है, ठीक है, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अत्यधिक विस्तृत और जटिल किसने कहा था। कि भारतीय संविधान अत्यधिक विस्तृत और जटिल, ये किसने कहा था, ये कहने वाले थे आइवर जेनिंग्स। कौन थे, आइवर जेनिंग्स। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञानात्मक नहीं है। देखो, सच्चे तौर पर संज्ञानात्मक नहीं है। तो संविधान का कठोरता, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, ये तो सभी शामिल है। जो एकल नागरिकता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञानात्मक नहीं है, तो वह है एकल नागरिकता, 3 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। नीति निर्देशक तत्व, देखो बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कौन से भाग में मिलता है। देखो भाग की बात करें साथियों, अपन जो भाग हैं, भाग 4, ठीक है। और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। तो देखते हैं स्टेटमेंट कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। ये न्यायालय में वाद योग्य है, साथियों ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य है मूल अधिकार, ठीक है। वाद योग्य कौन है, मूल अधिकार है, ये वाद योग्य नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, जो नीति निर्देशक तत्व है इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हैं वाद योग्य। और मूल अधिकार भाग 3 में है और 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे 1 व 2, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 30 है समवर्ती सूची में जोड़े गए विषयों के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है। देखो 11 का न्याय प्रशासन, 17 का वन, 17 ख वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, साथियों 20 का बाट व माफ, ये इसमें साथियों गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 31 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 वन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालिक उद्घोषणा किन कारणों के आधार पर की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखो युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह, तो इनकी घोषणा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो इसमें देखो धार्मिक उन्माद ये नहीं आएगा, ठीक है।
युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के आधार पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है। जो भारत का संविधान है इसकी विशेषता देखो, संविधान की सर्वोच्चता, एकीकृत न्यायपालिका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है, विश्व शांति का समर्थक है, यानी ये सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, इसमें ABCD हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कोड की सहायता से ऐसे राष्ट्रपतियों का चयन कीजिए जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। पूर्व में क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। तो नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, ये एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, और ये सबसे युवा, यानी 64 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने थे। तो सबसे युवा थे ये, कौन? नीलम संजीव रेड्डी। और इनकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के CM रहे थे। कहाँ के रहे थे ये? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश। दूसरा ज्ञानी जेल सिंह, तो और जो नीलम संजीव रेड्डी है, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ये 1962 से 1964 आंध्र प्रदेश के रहे थे, 1962 से लेकर के 1964 तक। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे ये नीलम संजीव रेड्डी, 1964 से 67 तक केंद्रीय मंत्री रहे थे, और आंध्र प्रदेश CM रहे थे 62 से 64 तक। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह ये रहे थे पंजाब के। कहाँ के रहे थे? पंजाब के CM रहे थे, पंजाब के CM 1972 से लेकर 1977 तक। और ये KR नारायण, इसमें ये नहीं है। शंकर दयाल शर्मा, देखो शंकर दयाल जो शर्मा है ये रहते MP के CM। आगे रहते ये MP के CM, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा है कि ऐसे राष्ट्रपतियों का चयन कीजिए जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। तो नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह पंजाब के थे, और शंकर दयाल शर्मा MP के थे, और ये थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो A B और D आ जाएगा इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन है, यानी पहला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। बिल्कुल पहला सही है। ठीक है, यानी जो अनुच्छेद 123 है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया, इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा है अनुच्छेद 13(3) के अनुसार अध्यादेश को विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से कर सकता है, नहीं, स्वविवेक से यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, जो राष्ट्रपति है ये मंत्री परिषद की इसको सलाह लेनी पड़ती है, मंत्री परिषद की सलाह से ही ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो तीसरा गलत है, अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सत्य कोड का चयन कीजिए। देखो सत्य कोड का चयन करें। पहला कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी पहला सही है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है कौन कौन भाग लेता है यहाँ पर? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, केवल निर्वाचित सदस्य वो इसमें भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, निर्वाचक मंडल ये आ जाएगा अनुच्छेद 54 के अंदर। अनुच्छेद 54 में है
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। साथियों ये गलत है, चुनाव स्थगित यहाँ पर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर इसमें देख लेंगे 1 और 2 ही सही है, 1 व 2, ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें 3। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है? देखो, धन विधेयक, वित्त विधेयक और राज्य की सीमा पर परिवर्तन संबंधी विधेयक, ये 3 ऐसे विधेयक हैं जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। लेकिन राज्यपाल की वेतन वृद्धि संबंधी जो विधेयक हैं, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। 37 नंबर क्वेश्चन है, आम चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? आम चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो साथ ही इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 38 है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। देखो, ये तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। देखो, राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों में राजनयिकों की नियुक्ति की जाती है, तो ये साथियों गलत है। ठीक है, 38 में 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये गलत है, राजनयिकों की नियुक्ति की जाती है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक था? वर्तमान में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो किस राज्य का विधायक मत मूल्य सर्वाधिक था? तो वर्तमान में अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें अपन, तो कौन से राष्ट्रपति चुनाव हुए थे? 16वें। ठीक है, 16वें राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक रहा था? तो इसमें आ जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो विधायक का मत मूल्य था वो रहा था 208, जो सर्वाधिक था। और जो न्यूनतम था, ठीक है, न्यूनतम रहा था साथियों सिक्किम का, और यहाँ का आ जाएगा 7, सिक्किम का 7। बाकी राजस्थान का एक विधायक का मत मूल्य था 129, राजस्थान का कितना था? 129। और राजस्थान के बराबर ही जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का एक विधायक का मत मूल्य भी कितना था? 129। यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो एक विधायक का मत मूल्य था 129 था। उत्तर प्रदेश का जो विधायक था उसका मत मूल्य 208 था, जो सर्वाधिक था। और जो सिक्किम था, सिक्किम का विधायक का मत मूल्य था 7, एक विधायक का मत मूल्य। ठीक है, और इसको आधार माना था 1971 की जनसंख्या के आधार पर। और 2026 तक यथावत प्रावधान किया गया था। जो 83वां संविधान संशोधन 2001 हुआ था, उसमें प्रावधान किया गया था कि 2026 तक यथावत ये रहेंगे। ठीक है, मत मूल्य। तो यहाँ पर जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ाई कर लेते हैं, एक एक देख लेंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में आ सकते हैं? वित्तीय आपातकाल, तो पहला है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधान द्वारा पारित धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो धन विधेयक है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, ये सही है। दूसरा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्रीय व राज्य कार्मिकों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है, तो ये भी सही है। जो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो केंद्रीय और राज्य कार्मिक हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तीसरा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान संघ राज्यों को वित्तीय निर्देशन की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है।
और चौथा कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने की अवधि में संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। साथियों ये गलत है, यहाँ पर जाएगा साथियों 2 महीना, ठीक है, 2 महीने की अवधि के अंदर 2 महीने इसमें आ जाएगा, तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस विद्वान द्वारा कैबिनेट सरकार को प्रधानमंत्री सरकार की संज्ञा दी थी? किस विद्वान द्वारा कैबिनेट सरकार को प्रधानमंत्री सरकार की संज्ञा दी? इसमें जाएगा क्रॉसमैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें क्रॉसमैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। देखो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, देखो इंदिरा गांधी रही थी, HD देवगौड़ा भी सदस्य रहा था, इंद्र कुमार गुजराल भी रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ये नहीं रहे, ठीक है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से प्रधानमंत्री किन विभागों का अध्यक्ष रहता है? प्रधानमंत्री किन विभागों का अध्यक्ष रहता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष रहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका अध्यक्ष भी होता है, और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये चारों के चारों सही है, ठीक है। इसमें जाएगा उपयुक्त सभी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री है? तो वर्तमान में 7। कितनी है? 7। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखो पहला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। और मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों सही है। देखो सामूहिक रूप से तो राज्यसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति, तो पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन है मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्री परिषद का मुखिया। दूसरा है विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है प्रधानमंत्री आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। देखो ये नहीं हटा सकता, ये गलत है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, नहीं हटा सकता। आगे देखो चौथा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, हाँ ये सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो अलिंग गुणसूत्र है उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसमें आ जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर है निम्न पर विचार कीजिए और सत्य कथन नहीं है, यानी कौन सा इसमें सत्य कथन नहीं है? पहला कि जीन आनुवांशिकी की इकाई है, ये तो सही है। दूसरा है आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, नहीं, ये होता है लैंगिक जनन के द्वारा, तो ये गलत है। मानव के बालों का रंग जनन कोशिका में विभिन्नता का उदाहरण है, ये भी सही है। देखो अलैंगिक इसमें गलत है, यहाँ पर केवल लैंगिक आएगा, ठीक है, लैंगिक जनन, ठीक है। तो 1 और 3 इसमें, यानी सत्य कथन कौन सा नहीं है? केवल दूसरा इसमें नहीं है, ठीक है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से वर्णाद्यता में रोगी पहचान नहीं कर सकता। देखो रोगी पहचान नहीं कर सकता, किसके नहीं कर सकता? तो यहाँ पर आ जाएगा लाल व हरे रंग की में। लाल व हरे रंग में यहाँ पर जो रोगी है ये पहचान नहीं कर सकता। 50 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के एकल संकरण में जीन प्रारूप अनुपात तो कितना था? 1:2:1 था, ठीक है, 1:2:1। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए साथियों। क्लास भी 40 मिनट की होने वाली है, तो आज की क्लास में अपन 50 ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी 50 अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और जो सभी टेस्ट साथियों, सभी टेस्ट आपका सपोर्ट चाहिए, एक एक करके मैं सभी टेस्ट पूरे करवा दूँगा, ठीक है। तो बस आप थोड़ा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लेवे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।